हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बीओ की टेस्ट सीरीज का अंतिम पार्ट जो कि क्या है 10वां पार्ट होगा, हम लोग आज लेके आए हैं। रीजनिंग का हम करा रहे हैं। बाकी सभी लोग जैसा कि प्रस्तावित था कि आपको 5 टेस्ट, लेकिन बाद में नितिन सर ने कहा कि नहीं 5 नहीं 10 टेस्ट दिया जाना चाहिए। तो 10वां का ये अंतिम सेट है। उम्मीद है आपने सारे टेस्ट को अच्छे से दिया होगा और आपने पढ़ाई भी अच्छे से की होगी। एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल फ्री माइंड होके जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। आप ये मान के, जैसा कि हमने बताया था कि आप ये मान के चलेंगे कि जो आपको नहीं आता वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और पेपर में एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, कभी भी समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट, है ना। सभी लोग इत्मीनान से टेस्ट दें। जो लोग अभी जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होता है उतना ज्यादा हम लोगों को उत्साह मिलता है, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आराम से आपको टेस्ट सीरीज देना है, बिना किसी टेंशन के, कूल माइंड के साथ। प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 56, 41, 94 और प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको जो सोचना है दोस्तों, ये सोचना है कि इनमें लॉजिक क्या है, और उसी सेम लॉजिक को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसमें अगर हम लॉजिक देखें तो आपको क्या कि पहली संख्या क्या है 56 है ना। अब देखिए इसमें क्या है, 5 × 6 कर दिया कितना हो गया 30, और 5 + 6 कर दिया कितना हो गया 11, दोनों को जोड़ दिया ये हो गया आपका 41, जो कि पार्ट ए में दूसरा पार्ट इसका है ना। बात समझ में आई कि हमने क्या किया कि 5 और 6 का गुणा कर दिया कितना हो गया 30, और उसको जोड़ दिया 6 × 5 = 11 कितना हो गया 30, और 11 क्या हो जाएगा 41। अगर हम यही लॉजिक यहां पे लगाएं तो क्या हो जाएगा 9 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 36, और 9 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 13। 36 और 13 कितना हो जाएगा 49। यही आपका हो गया राइट आंसर। बात समझ में आई? क्योंकि पहली संख्या को एक बार गुणा करना है आपस में, इकाई और दहाई अंक को, फिर इकाई दहाई को जोड़ के उस गुणनफल में उसको हमको जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रश्न के लिए क्या होगा 49। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि यदि प्रयागराज को 28 लिखा जाता है, वाराणसी को 25 लिखा जाता है, तो लखनऊ को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए प्रयागराज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, और 9 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें +1 बराबर क्या हो जाएगा 28, है ना। वाराणसी में कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 में आप क्या करेंगे 3 से गुणा +1 कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 25। वैसे ही लखनऊ में कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर है 8। 8 में 3 से गुणा करिया और 1 जोड़ दिया कितना हो गया 25, सॉरी 7 होगा ना, 7 है, 8 कहाँ है 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। तो 7 × 3 + 1 कर दिया कितना हो जाएगा 21 और 122। तीसरा इसके लिए हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आराम से आप इसको सॉल्व करने प्रश्न को, फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है प्रश्न एक बार हम पढ़ते हैं आपके लिए। सोहन उत्तर दिशा की ओर 10 किमी चलता है, वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किमी चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किमी चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है। अब हम देखिए अगर हम बात करें प्रारंभिक बिंदु, तो पहले वो किधर चला है, तो आप कहें कि उत्तर की दिशा में 10 किमी चला है। यह उत्तर की दिशा में कितना चला 10 किमी चला, ठीक, उत्तर की दिशा में 10 किमी। फिर वह वापस उसी रास्ते पे आता है। इसका मतलब यह हुआ किसी रास्ते पे वह वापस आया, और कितना आया, तो आप कहेंगे 6, मतलब ये दूरी कितनी है 6, ये पूरी कितनी थी 10, तो नीचे की दूरी कितनी बच गई 4, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया कि वह पूर्व की ओर कितना चलता है, पूर्व की ओर 3 किमी चला, है ना। पूर्व की ओर क्या किया उसने 3 किमी चला, तो पूर्व की ओर ये क्या हो गया आपका
3 किमी, है ना, पूर्व की ओर 3 किमी। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछा है ना, यही आपका प्रारंभिक बिंदु था, है ना। तो हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 9 25, क्या है ये 5 किलोमीटर ये दूरी होगी, 5 किलोमीटर हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, वो क्या होगा 5 किलोमीटर। बात समझ में आई, है ना। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि गांव में कितने शिक्षित युवा हैं लेकिन बेरोजगार नहीं, और सिंबल दे दिया कि ट्रायंगल जो है युवा को, वर्ग जो है स्क्वायर जो है क्या शिक्षित को, और सर्कल जो है बेरोजगार युवा को दर्शाता है। तो देखिए ये हो गया युवा, ये आपका हो गया युवा, ये हो गया बेरोजगार युवा, बेरोजगार युवा, और ये आपका हो गया क्या, शिक्षित। तो हमको कहाँ कहाँ चाहिए बताइए जरा सा, शिक्षित, है ना, हमको कहाँ कहाँ चाहिए, तो शिक्षित और युवा चाहिए लेकिन बेरोजगार नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल में हो, स्क्वायर में हो, लेकिन वृत्त में न हो, और वह संख्या क्या है, 6 है, जो ट्रायंगल में भी है स्क्वायर में भी है लेकिन बेरोजगार वाले सर्कल से क्या है, बाहर है। और जब बेरोजगार वाले सर्कल से बाहर है तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है बताइए, तो आप कहेंगे कि 6 होने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि हाँ समझ में आ रही है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और घड़ी की क्लास में हमने इसको पढ़ाया है, और यह प्रश्न आपकी परीक्षा जो है, या इसके पहले के तीनों प्रश्न आपकी परीक्षा जो है यूपी बीएड 2020 में पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चन हमने क्लॉक के टॉपिक में पढ़ाया है और सेम क्वेश्चन आपको परीक्षा में आया। जिन लोगों ने क्लॉक का अगर 90 डिग्री पढ़ा होगा तो वहां पे उनको ये प्रश्न हमने पढ़ाया होगा, और यही प्रश्न आपको परीक्षा में आ गया। प्रश्न क्या है, किस समय 5:30 से 6 के बीच घड़ी का हाथ या घड़ी की सुई, हम इसको कह सकते हैं आवर हैंड्स, या घड़ी की सुई क्या होगी, समकोण पर होंगी। घड़ी की सुइयां मतलब घंटे व मिनट की बात कर रहा है कि ये दोनों सुइयां क्या होंगी, समकोण पर होंगी, और समय क्या होगा 5:30 से 6 बजे के बीच। तो हमने इसके लिए 2 तरीके बताए थे। एक तो तरीका हमको ये ढूंढना है क्या कि हम मान लीजिए कोई रूल नहीं जानते, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लॉक नहीं पढ़े होंगे या क्लॉक का रूल नहीं जानते होंगे, तब भी इस प्रश्न को कैसे करेंगे, या लॉजिक से जाएं तब भी हम इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे अगर हम बात करें कि 90 डिग्री के लिए, तो हमको एक बात ध्यान देना है कि 90 डिग्री के लिए जो हमारे मिनट की दूरी होगी, 90 डिग्री के लिए जो हमारे मिनट की दूरी होगी वो क्या होगी बताइए, तो मिनट की दूरी होगी वह 15 मिनट की होगी, है ना, क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि 15 मिनट की दूरी होगी। 90 डिग्री की बात करें तो हमको पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 90 मिनट में कितना डिग्री, तो 90/6 बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री, सॉरी 15 मिनट, है ना। तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा 15 मिनट होगा आपका, 90 डिग्री में 15 मिनट। अब ध्यान से देखिएगा, ये सुई है, समय हमारा 5:30 से 6 के बीच का मतलब ये है कि समय जो हमारा होने वाला है वो 5 से 6 के बीच का होने वाला है। अब ध्यान जरा समझिएगा, हमको कितने मिनट की दूरी चाहिए, 15 मिनट की दूरी चाहिए ना, है ना, कितने मिनट की दूरी चाहिए, 15 मिनट की दूरी चाहिए। और ये दूरी कितनी है, 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन हमको 5:30 से 6 के बीच का चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 25 में से 5 गया 20, और ये आपका हो गया 15। ये कुछ समय होगा, ये कुछ समय होगा जो हमारा राइट आंसर कह सकता है, ये कुछ समय होगा। ठीक, तो आप कहेंगे ये समय क्या है, 5:10 के पार और 15 के बीच का समय, तो 10 के पार नहीं, हमको 5:30 का चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए 15, 10, 5, 0, 5, 10 और 15,
और ये वाला हमारा आंसर होगा क्या, 40 के पार और 45 के पहले, है ना। 40 के पार और 45 के पहले का आंसर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि पहला वाला और चौथा वाला आंसर नहीं होगा, इसके बाद का कुछ होगा। ठीक, तो इसके लिए अगर हम क्लॉक की बात करें तो हमने वहां पे एक ट्रिक बताया था, या जो लोग नहीं देखें वीडियो देखेंगे, कि जब भी 90 डिग्री की बात करता है ना तो हम दो चीज करते हैं। पहली बार 3 को आधार मानकर और दूसरी बार 9 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितनी यूनिट हो उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, पहली बार 3 को आधार मानकर और दूसरी बार 9 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं और जितनी यूनिट हो उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि 3 और 9 को आधार क्यों माना जाता है, क्योंकि घड़ी में जब हम 90 डिग्री की बात करें तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 और 9 के बीच का ऐसा समय होता है जब वो क्या होता है, 1 बार बनता है। ठीक, तो अगर हम घड़ी की बात करें 1 2 4 5 8 9 10, तो पहली बार हमको 3 को आधार लें। अगर हम 3 को आधार लेंगे तो बताइए हमारा समय क्या हो जाएगा, 3 से 5 तक कितना हो जाएगा, 2, और 2 × 60/11 बराबर क्या हो जाएगा, 120/11। तो हम कह सकते हैं 10 सही 10/11 आंसर हो गया हमारा 5:10 सही 10/11। लेकिन क्या ये समय 5:30 के बाद का और 6 के पहले का है, तो आप कहेंगे कि नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा, अगर हम 9 को आधार लें तो 9 से हम कहाँ जाए 5 तक, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। क्या हो जाएगा 8 गुणे क्या 60/11 बराबर क्या हो जाएगा 480/11। 11 चौके 44, 4 11 33, 43 सही 7/11। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई। तो क्या करना है कि जब भी 90 डिग्री की बात, हमने वहां पे डिस्कस किया है एक बात कि 0 डिग्री अगर आप देखें तो 1 घंटे में 1 बार, 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 90 डिग्री क्या होता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है ना। 0 डिग्री के लिए हमें बताया था छोटी यूनिट गुणे 60/11। 180 डिग्री के लिए हमने ट्रिक क्या बताया था, 6 को आधार मानकर दिए गए समय की छोटी यूनिट तक गिनते हैं, जितनी यूनिट हो उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। प्रश्न ये उठा था कि 6 को आधार क्यों मानते हैं, क्योंकि 180 अंश का कोण हर घंटे में 1 बार, लेकिन 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है, इसलिए हम 6 को आधार मानते हैं। ठीक, वैसे ही लॉजिक है कि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 और 9 में क्या होता है, 1 बार बनता है। तो यहाँ पे जब भी हमको अगर बेस लेना हो ना, तो अगर हमसे 6 के बाद का पूछे तो 9 बेस लेते हैं। 6 के बाद का मतलब यह है कि अगर हमसे 30 के बाद का कुछ समय पूछे तो बेस 9 लेना है, और 30 के पहले का तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा है जैसा क्या है, बताइए। 2009 का कैलेंडर, तो 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा 1। इसका मतलब कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 2015। इस प्रश्न के लिए हमारा क्या होगा, यही राइट आंसर होगा। इसको भी हमने कैलेंडर की क्लास में पढ़ाया है। अगर नहीं पता है तो आप देखिए यहाँ पे एक बात लिख लीजिए, ट्रिक अगर लिखना चाहे तो ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, कुछ भागफल आता है ना। भागफल से कोई मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब होता है, और शेषफल यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 और 0। जब भी शेषफल 1 आए तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, है ना। जब भी शेषफल 2 आए तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। जब भी शेषफल 3 आए तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, और जब भी शेषफल 0 आए तो क्या होगा, 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, है ना। ये क्यों हुआ है, लास्ट ईयर क्या होता है, लास्ट की
2 डिजिट, है ना। ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसको हम अब आपकी बीओ की टेस्ट सीरीज समाप्त होने के बाद आपकी जो रेगुलर कक्षा होगी 2 से 3 आपकी क्या होगी, रीजनिंग की क्लास होगी। तो आप वहां पे आके डिटेल में इसको समझिए, विस्तार समझिए, और ऐसे समझिए कि दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, अगर हम 2009 में 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 आए तो कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, और 6 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा, 2015 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, ये प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है पी आर का पिता है, तो पी पिता है किसका, आर का, है ना, ये बन गया फैमिली ट्री आर का, किंतु आर उसका बेटा नहीं है। अब देखिए पी तो हर हाल में पिता है, आर उसका बेटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि मेल को हम ट्रायंगल में रखेंगे और फीमेल को हम सर्कल में रखेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एक पीढ़ी ऊपर का रिलेशन होगा तो हम उसको ऊपर रखेंगे, और नीचे का होगा तो नीचे, और समान पीढ़ी का होगा तो हम समान में रखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है टी आर की बेटी है। टी किसकी बेटी है, आर की बेटी है। ये टी चूंकि एक पीढ़ी नीचे का रिलेशन है तो टी कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक, यू पी की पत्नी है, पत्नी को हम बराबर के सिंबल से दिखाते हैं, और पत्नी है तो क्या होगी, सर्कल में होगी। ठीक, आगे कह रहे क्यू आर का भाई है, क्यू आर का क्या है, भाई है, और भाई हो तो क्या होगा, ट्रायंगल में होगा। एस क्यू का बेटा है, एस किसका बेटा है, क्यू का बेटा है। आगे कह रहा है कि वी क्यू की क्या है, पत्नी है, तो कह रहा है कि वी पत्नी है किसकी, क्यू की, और कह रहा है डब्लू वी का पिता है, डब्लू वी का क्या है, पिता है। तो बताइए एस की दादी कौन है, तो एस का ये पिता, और पिता का पिता, और पिता की माँ कौन है, यू, इसका मतलब एस की दादी कौन है, तो आप कह सकते हैं यू है। बात समझ में आई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस फैमिली ट्री का, यह भी प्रश्न आपकी किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, ऑल लायन आर माउस, ये लायन हो गया और ये क्या हो गया, माउस हो गया। ठीक, अगर सम कैट्स आर लायन, तो ये क्या हो जाएगा, कैट्स, सम कैट्स आर लायन, सॉरी लायन है ना, अंदर से आएगा। ठीक है, देखिए आल लायन, और ये क्या हो जाएगा, माउस, और सम क्या है, कैट्स आर क्या हो जाएगा, लायन, तो ये कैट्स हो गया। तो अब इसे रिजल्ट क्या जाएगा, तो सम कैट्स आर लायन, इसका मतलब सम कैट्स आर माउस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओनली वन कंक्लूजन, मतलब केवल निष्कर्ष एक क्या है, सत्य है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए नामों में से विषम नाम पहचानिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से जो है क्या है आप बता लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, सेबी होगा। क्यों? क्योंकि बाकी 3 बैंक हैं, लेकिन सेबी क्या है, एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है ना, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में 30 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि राम एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है और राजू दाएं से 20वें स्थान पे। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है राजू। आप इसके बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, बहुत सारे तरीके आप जैसे जैसे लगा लें। राम बाएं से 13वें है ना, और राजू क्या है, दाएं से 20वें स्थान पर है ना, ये आपका राजू हो गया। ठीक, और ये है राम। ठीक, कह रहा जब दोनों अपना स्थान बदल लें, इसका मतलब राम यहां पे आ जाएगा है ना, और राजू इधर आ जाएगा। ठीक, तो राम का स्थान बाएं से, तो 21वां का मतलब क्या हो जाएगा, ये 21वां हो जाएगा बाएं से। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 हो गया है ना। क्या हो जाएगा, राम बाएं से क्या हो गया, 21वां, तो हम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, तो कितने हो जाएंगे, 13, 20, 33, 3, 36 और 4, 40, 40 का हमारा क्या होगा, राइट आंसर। या इसको लगाने का एक आसान तरीका क्या है कि आप राम लिख लें एक तरफ क्या लिख लें, राजू, है ना।
राम की पहली पोजीशन क्या है 13 और राजू क्या है 20। दूसरी पोजीशन किसकी दी गई राम की, तो राम को नीचे कर लीजिए, सॉरी ये क्या है, राजू दाएं से 20वें स्थान, बदलने के बाद ये क्या होता है 21वां हो जाता है। अब यहाँ पे विकर्णों का योग कुल संख्या बराबर क्या, यहां से 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों को हम लोग डिस्कस करिए, तो आंसर हो गया 40। अब देखिए यहां से 3 प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा राजू का नया स्थान क्या होगा। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, राम और राजू के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। और तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या। इस कॉन्सेप्ट से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, अब देखिए कीबोर्ड पे हम तीनों प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। पहला कि राजू का नया स्थान क्या होगा, दूसरा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, और तीसरा राम और राजू के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो परिवर्तन पहले व्यक्ति में वही परिवर्तन दूसरे व्यक्ति में। पहला कितना बढ़ गया है 8, तो इसको भी 8 बढ़ा दे, यही आपका राजू का नया स्थान हो गया। ठीक, ये राजू का नया स्थान। अगर हमसे कुल संख्या पूछे तो किसी एक विकर्ण का योग -1, 20 और 21 41 और -1 बराबर क्या हो गया 40, या 28 तरह 41 -1 बराबर क्या हो जाएगा 40। और जो अंतर हो ना उसी में -1 कर दे, मतलब 8 - 1 बराबर क्या हो गया 7। यही हो गए मध्य के व्यक्ति। तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो विकर्ण का योग कितना हो गया 20 और 21 40 में से एक गया, सॉरी 20 और 21 41 में से एक गया 40। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 40 होगा। ठीक है, डिटेल क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्क्रीन पे है, आप पढ़ेंगे जरा सा, हम हट जा रहे हैं, एक बार आप देखें, चाहते हैं कि इसको आप देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर खड़ा है, वहां से वह सीधा दक्षिण दिशा की ओर चलता है और किनारे पर पहुंच जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और कुल दूरी का 3/8 भाग तय करता है। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ता है और सीधा चलता है। कुछ देर चल लेने के बाद मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए ये आपका वृत्ताकार मैदान हो गया, व्यक्ति केंद्र पर खड़ा है, दक्षिण दिशा में गया तो यहां पे गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है बाएं मुड़ता है और कुल दूरी का 3/8। 3/8 का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। जैसे हम कहें 1/2, तो 2 भाग का 1 भाग है ना। कल हम आपसे कह दें 2/3, 3 भाग का कितना भाग 2 भाग। हम आपसे कह दें 3/5, 5 भाग का कितना भाग 3 भाग। बात समझ में आए ना। तो यही बात यहाँ पे है कि 3/8 का मतलब 8 भाग का कितना भाग 3 भाग। 8 भाग का कितना भाग 3 भाग। तो यहाँ पे कितना है, तो इस वृत्त को हम 8 भाग में कर सकते हैं। 4 5 6 7 और 8 हो गया 8 भाग, है ना। ये क्या हो गया 8 भाग। और इसका वो बाएं मुड़ के कितना तय करता है 3, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग यहां पहुंच गया। बताइए पहुंच गया ना यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या कहता है कि वह सीधा चलता है, किधर मुड़कर पश्चिम दिशा की मुड़कर, और कुछ दूर चल लेने के बाद मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता। मतलब व्यक्ति यहाँ पे है ना। ये उसकी अंतिम स्थिति है। और वो कहाँ से चला था, केंद्र से चला था ना। तो केंद्र से वह किस दिशा में है, तो आप कह सकते हैं केंद्र से वह उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक, इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा। चलिए अगला प्रश्न। एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे 2 गुने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है। तो कितने मिनटों बाद टोकरी आधी, बाद नहीं यहाँ पे पहले होगा। ठीक है, कितने मिनटों पहले टोकरी आधी भरी हुई थी। बिल्कुल आप इसको कहते हैं ना गांव में बुझौल, वैसा प्रश्न है लगभग, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दुगुना हो रहा है और कितने मिनट में, हर मिनट में दुगुना हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक फूल है, ठीक,
1 मिनट बाद ये 2 फुल हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएगा, ठीक। 2 मिनट बाद 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 2 मिनट बाद 6 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये आधा भरेगा, है ना, तो जस्ट अगले मिनट में ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि आधा का दोगुना क्या होता है, पूरा। इसका मतलब 30 मिनट में टोकरी अगर फुल भरती है तो उसके जस्ट 1 मिनट पहले वो क्या होगी, आधी होगी, है ना। 30 मिनट पहले टोकरी क्या है, अगर फुल हो जाती है और 1 मिनट में दोगुना हो रही, इसका मतलब 1 मिनट पहले क्या होगी, आधी होगी। और 29 में जब आधी होगी तो 30 मिनट में आधे का दोगुना क्या हो गया, पूरा, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, C 29। आगे देखिए, कह रहा है क्या, नीचे एक मूल शब्द तथा 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों शब्द का चयन करें जो मूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से मिलकर बनाया जा सकता है। मतलब ये है कि बनाया जा सकने वाला शब्द हमको ढूंढना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो हमसे पूछता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, और एक है कौन सा बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकने वाला अक्षर क्या होगा, उस मूल शब्द में नहीं होगा, बनाया जा सकने वाला अक्षर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, टेलीविजन में ओ है, क्या मूल शब्द में कहीं ओ है, तो आप कहेंगे नहीं, तो टेलीविजन तो नहीं बनेगा ना। मूल शब्द में कहीं भी ओ नहीं है तो टेलीविजन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या रेनोवेट में भी ओ है, क्या मूल शब्द में कहीं ओ है, तो आप कहेंगे कि ये भी नहीं बनेगा। आगे देखिए, रिस्पेक्ट में क्या है, पी है, बताइए। और क्या इसमें कहीं भी पी है, नहीं बनेगा, तो 3 गलत, तो ये क्या हो जाएगा, सही। अब कैसे देखिए, यहाँ से आपने टी उठा लिया, ठीक, यहाँ से आपने आर उठा लिया, फिर क्या है, यहाँ से आपने ए उठा लिया, फिर यहाँ से आपने आई उठा लिया, फिर ये आपका हो गया एन, और ये हो गया आपका एस। देखिए, टेंस बन गया, है ना। तो इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाइए, कभी भी समस्या आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा का माप क्या होगा। अब देखिए, घन क्या होता है, तो घन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है ना। घन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। वो क्या है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। और घन की अगर हम बात करें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 216 छोटे घन हैं, इसका मतलब ये है कि वह घन कितने का है, तो आप कहेंगे 6 लंबाई, 6 चौड़ाई और 6 ऊंचाई, है ना, यही होगा। और कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर की भुजा में कितना होगा, 30 गुणे 30 गुणे 3, है ना, यही होगा 30 गुणे 30 गुणे 30। अब हम इसको ऐसे करना है कि 6 का बन जाए घन, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। 5 सेंटीमीटर काटेंगे तो 5 6 का 30, 5 6 का 30 और 5 6 का 30, है ना। तो भुजा की माप क्या होगी, तो भुजा की माप होने वाली है आपकी 5 सेंटीमीटर, है ना। क्या भुजा की माप होगी, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि घन कुल कितने हैं, 216, और 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। इसका मतलब 6 गुणे 6, 6 लंबाई अगर हमको करना है तो 5 सेंटीमीटर संख्या कटेगा, ठीक है। चलिए, 10 छात्रों का एक समूह, हमने आपको बताया है जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए जहां हाथ मिले हों, जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए जहां हाथ मिले हो, मैच हो या गिफ्ट का आदान प्रदान हो, तो वहां पे हमारा क्या होता है ट्रिक, फार्मूला तो हमें बताया नहीं था, क्या था, जितनी संख्या हो उसमें कम का गुणा करके 2 से डिवाइड कर दे, कितना हो जाएगा, 9 5 45। या जो लोग फार्मूला के शौकीन हैं वो कौन सा फार्मूला रखाएंगे, n × n - 1/2,
क्यों? क्योंकि जब हम हाथ मिलाते हैं तो पहली बार हाथ मिलाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 2 व्यक्ति चाहिए। बाद में कोई व्यक्ति आएगा और वो दोनों के साथ हाथ मिलाएगा, लेकिन 2 व्यक्ति कितनी बार हाथ मिलाएंगे? एक बार मिलाएंगे। बात समझ में आई? तो यहां से बीओ का अंतिम सेट आपका समाप्त होता है ना? यहां से बीओ का अंतिम सेट आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कुछ नया प्लान करेंगे। आप अगर चाहें तो रीजनिंग की फ्री क्लास आपकी डेली 2 PM पे होगी, तो आप वहां पे उस क्लास को कंटिन्यू करते रहें। बाकी हम आपसे हर परीक्षा के समय जैसा भी सिलेबस होगा टेस्ट सीरीज के साथ हमेशा जुड़ेंगे, है ना? आप लोग अच्छे से पेपर दें, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और फिर से मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए। तैयारी कभी भी किसी की पूरी नहीं होती है। आप चाहे जितने भी एग्जाम दिए हो, आप बताइए क्या किसी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कंप्लीट रही है? कभी भी तैयारी हमारी कंप्लीट नहीं हो सकती। ये स्टूडेंट की समस्या है ना? हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, हम लोग को बहुत सारी चीज़ों से झेलना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे उलझने के बाद तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है। तो आप फ्रस्ट्रेट होकर पेपर में न जाएं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में।